अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। हमने वर्क एंड एनर्जी का आज वन शॉट लेक्चर सीरीज में जो चैप्टर है वो डिस्कस करना है। बेसिक सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, छोटे छोटे से माइनर से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कभी कभार तंग करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ईजी होगा या मैक्सिमम मॉडरेट लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है ना। सो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से, जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। और क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स कर चुके होते हैं तो इस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नहीं आता, इस चैप्टर से आसान क्वेश्चन ही आना है और फिर वहाँ पे बंदा जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। सो हम शुरू करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पावर। ये पूरा का पूरा सिलेबस है हमारा। वर्क का जो सिलेबस है पीएमडीसी का वो आपके सामने है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम देखेंगे वर्क होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से ट्रिकी केसेस आ सकते हैं जहां पर वर्क आपको फाइंड करने का कहा जाता है लेकिन एक्चुअल में फाइंड करना नहीं होता, जीरो होता है वर्क, वो डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा कुछ एक आधे क्वेश्चन जो है वो इसके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। सो वर्क होता क्या है, यू ऑल नो कि वर्क इज डन व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स डायरेक्शन। फोर्स अपनी ही डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करे तब वर्क होगा, पहली चीज। दूसरा, और इन द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, या फोर्स अपनी डायरेक्शन में ना भी डिस्प्लेस करे तो अपने दो कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं हो रहा तो वर्क नहीं हो रहा, जीरो है वर्क, ठीक है। दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी इसी तरफ है, फोर्स का वेक्टर भी इसी तरफ है, और इस केस में हम कहेंगे हाँ वर्क हुआ है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इस तरफ है लेकिन फोर्स का वेक्टर इस तरफ है, ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन अगर इस फोर्स के दो टुकड़े करें, एक एक्स वाला कंपोनेंट एक वाई वाला कंपोनेंट, तो फोर्स के एक्स वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो दूसरी शर्त हमारी यहां पर पूरी हो रही है कि दिस फोर्स इज डिस्प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट। सो हाँ, यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। इस केस में देखें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स इस तरफ है। फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, एक्स वाला कंपोनेंट वाई वाला कंपोनेंट, तो फोर्स के वाई वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। यहाँ पर फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस फोर्स का सिर्फ वाई कंपोनेंट ही है, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के किसी भी कंपोनेंट की डायरेक्शन में इस केस में नहीं है, तो यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा, ठीक हो गया। सो प्रॉपर्टीज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करते हैं जिस तरह, वैसे इसकी भी करेंगे। वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसके साथ लगाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ किस किस्म का एंगल बना रही है। वो हम देखते हैं आगे जाके कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। डायरेक्शन कोई नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव साइन होने के बावजूद भी हम ये नहीं कहते कि वर्क इस डायरेक्शन में हुआ है, वर्क इस डायरेक्शन में हुआ है, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। यूनिट इसका है जाउल, और इसी की डायमेंशन अगर आप बनाएं, फर्दर खोलें तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, फर्दर खोलें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये एक और मीटर आगे एक और लग जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं उड़ा देता हूँ। सो अगर यहाँ पर आप डायमेंशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे m लेंथ का स्क्वायर टाइम रेज़ टू पावर -2। दीज आर द डायमेंशंस। ये भी कभी कभार पूछी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क का क्या क्या केस हो सकता है। फॉर्मूला भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। वर्क इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेक्टर्स का। इसको अगर खोलेंगे तो आप लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा, और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में जो एंगल बनेगा, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल रखेंगे, वो जो एंगल बनेगा वो एंगल आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अब ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि वर्क कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर और ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह से आप याद कर लें इसको कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा साइन कॉस टैन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ए फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर इस 0 से लेकर 90 डिग्री तक का कोई भी एंगल हुआ, उसका कॉज लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का कोई भी एंगल हुआ तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। सो वर्क इज पॉजिटिव इफ द एंगल इज बिटवीन 0 to 90। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुगर। एज फॉर साइन, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos tan कोसिकेंट कॉट सब कुछ नेगेटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट में 90 से लेकर 180 डिग्री तक का कोई भी एंगल हुआ, उसका cos थीटा नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में वर्क डन विल बी नेगेटिव। अगर इस क्वाड्रेंट का कोई एंगल हुआ एफ और डी के बीच में, इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है। तीसरे में आ जाए, 2 लिखा हुआ है, टी फॉर क्या है, टैन है। सो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन ही पॉजिटिव होता है, कॉस स्टिल नेगेटिव होता है।
सो 180 से 270 डिग्री तक का कोई भी एंगल हुआ उसमें भी cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी। 270 से 0 डिग्री तक वापस बेसिकली 360 डिग्री तक कॉफी, C फॉर कॉज, इस क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल हुआ 270 से 360 तक वर्क पॉजिटिव होगा। सो वर्क कहाँ कहाँ पॉजिटिव हुआ है, इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में, जबकि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में वर्क डन नेगेटिव है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स या उसके कंपोनेंट्स में से कोई एक डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, ठीक है। और नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स या उसके कंपोनेंट्स में से कोई एक भी डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल हो, तब नेगेटिव वर्क होता है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी ही हम जो डायग्राम है इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि हमने कहा फोर्स या उसके कोई कंपोनेंट्स में से एक डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होना चाहिए, तो वो उनमें से एक शर्त पूरी हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं है, लेकिन फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बनाए तो पता चलता है कि एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। सो यहाँ पर भी वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, फोर्स इस तरफ है। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाए, फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ। ये वाला कंपोनेंट तो किसी के पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है, ये वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है। हमने कहा जब फोर्स या उसके दो कंपोनेंट्स में से कोई एक भी डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल हो जाए तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो इस केस में वर्क डन इज नेगेटिव। जीरो कब होगा, जब फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगी, जैसा कि यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स अपवर्ड्स है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है, यहाँ पर वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। वर्क एज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, हमने कहा किसी भी ग्राफ का जो एरिया है वो बेसिकली वाई वाली क्वांटिटी और एक्स वाली क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें देता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एरिया बना देंगे तो F मल्टीप्लाइड बाय डी आपको मिलेगा, अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो, यानी कि वर्क मिलेगा आपको। ठीक है, सो अगर आपका इस किस्म का केस है कि वर्क डन इज डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, तो इस केस में इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालेंगे, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, x इसकी लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इसकी जो हाइट है वो फोर्स के बराबर है, तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स विल बी गिवन बाय FD, एरिया अंडर द ग्राफ भी FD ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा केस है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, सो नाउ दिस इज अ कांस्टेंटली इंक्रीजिंग फोर्स, तो इस केस में भी अगर इसके अंडर का एरिया निकालेंगे तो ये अब एक ट्रायंगल बन गई है। इसकी जो बेस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो हाइट है दैट इज फोर्स, जितनी भी फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम वाली फोर्स है। ठीक है ना, सो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस, ये जो भी करते हैं, सो 1/2 FD हो गया। तो इस केस में 1/2 FD इज द एरिया अंडर द ग्राफ, अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फोर्स हुई तो। हाँ ठीक है, और ये F क्या है, ये कौन सी फोर्स लेंगे, मैक्सिमम वाली फोर्स जो उस पूरे इंटरवल के आखिर में थी। ठीक है, वरना तो बीच में यहाँ पर भी फोर्स थी, यहाँ पर भी फोर्स थी, फोर्स तो चेंज हो रही है, तो कौन सी वाली F लेंगे, ये वाली, क्योंकि एरिया के अंदर हमने हाइट लेनी होती है हमेशा ट्रायंगल की, अगर एरिया फाइंड करेंगे। अगर तो वेरिएबल फोर्स है, ऊपर नीचे जा रही है, कुछ पता नहीं है उसका, तो उस केस में आप उस पूरे एरिया अंडर द ग्राफ को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं और सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को आप ऐड कर देते हैं अंटिल AN, वो जो सम ऑफ ऑल द एरियाज होता है दैट इज द वर्क डन बाय दैट वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो एरिया से ग्राफिकली आप वर्क इस तरह से निकाल सकते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे वर्क डन जीरो होता है, ये बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन है, हमेशा मैं बताता हूं, लेकिन बच्चे हमेशा इसी किस्म के ही क्वेश्चंस गलत करते हैं। तो भाई मैं डिटेल से बता रहा हूं, फिर से इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें कि ये जो केसेस हैं इनमें कभी भी वर्क डन आपने कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करनी, चाहे जितना भी डेटा दिया गया हो, डायरेक्ट ऑप्शन में जीरो ढूंढें, लगा दें, होगा जीरो ऑप्शन में। सैटेलाइट का केस है, यहाँ पर अर्थ है और इसके इर्द गिर्द किसी ऑर्बिट में यहाँ पर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, अगर वो एक कॉन्स्टेंटली उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस अर्थ सेंटर से चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ना, बिल्कुल उसी सर्कल में घूम रहा है, सो वर्क डन इज जीरो। ठीक है, एक तो ये वजह है कि उसका डिस्टेंस जमीन से चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ना वो अर्थ की तरफ आ रहा है ना अर्थ से दूर जा रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, नो वर्क इज डन। दूसरा ये है कि उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगी, तो 90 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन इज जीरो। सेम गोज फॉर द इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अगर ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, उस केस में भी एग्जैक्टली वही केस होगा। इन दोनों केसेस में वर्क सिर्फ तब होगा जब इलेक्ट्रॉन या सैटेलाइट रिस्पेक्टिवली अपने ऑर्बिट्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, बेसिकली हायर ऑर्बिट में जाएंगे या लोअर ऑर्बिट्स में जाएंगे। ऑर्बिट नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होगा जब जब उनका। तो जब ये निचले ऑर्बिट से ऊपर वाले हायर ऑर्बिट में गया तो इस केस में यहाँ पर वर्क हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना वर्क हुआ है, यहाँ पर हमने जो वर्क किया है इसको यहाँ से ऊपर ले जाने में हमने पॉजिटिव वर्क किया है, जबकि ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स है और ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट है या इलेक्ट्रॉन है ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शंस है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। और अगर ये ऊपर वाले ऑर्बिट से वापस नीचे वाले ऑर्बिट में आया तो ग्रेविटी ने जो है वो पॉजिटिव वर्क किया और हमने नेगेटिव वर्क किया, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे सैटेलाइट हो। लेकिन एज लॉन्ग एज दे रिटेन देयर ऑर्बिट नो वर्क इज बीइंग डन। ये हो गया पहले वाले दो केसेस। मैग्नेट और वर्लिंग स्टोन के केस में क्या होगा? इस केस में मैग्नेट के केस दो हैं। एक ये है कि आपने एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका और वो चार्ज उसमें सर्कुलर मोशन करने लग गया, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा, ठीक है ना। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, चार्ज परपेंडिकुलरली फेंकते हैं, वो सर्कुलर मोशन में लग जाता है। तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 90 डिग्री पर एक्ट करती है, जीरो वर्क करती है। तो वो वाला केस हो तब तो जीरो वर्क होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लेकर आ रहे हैं, या एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के करीब लेकर आ रहे हैं। उस केस में क्या है, अगर आपने सिमिलर पोल्स को करीब लेकर आना है, नॉर्थ पोल सिमिलर पोल्स को करीब लेकर आएंगे, रिपल्शन डेवलप होगी। आपने क्या किया है, पॉजिटिव वर्क किया है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ने नेगेटिव वर्क किया है। और अगर आप ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे लाइक दिस, तो अट्रैक्शन डेवलप होगी। आपने नेगेटिव वर्क किया है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वर्क करना चाह रही है, करीब लेकर आना चाह रही है उनको, और पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज रिपल्शन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। दूसरा व्हर्लिंग स्टोन, कि आपने पत्थर को रस्सी पे ऊपर बांधकर घुमाना शुरू कर दिया। अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, टेंशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी वही जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सो व्हर्लिंग स्टोन में भी सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां जहां सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन आ जाए जीरो वर्क है, कुछ भी आपने कैलकुलेट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपने एक बेसिक सा अपना याद कर लेना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पर लेकर आते हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो पॉजिटिव mgh जितना वर्क होगा, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर यह है वर्क डन बाय ग्रेविटी, और हम कहेंगे हमने कितना फोर्स किया, हम उसको पकड़ कर लेकर आ रहे हैं, हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई हुई है और आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ रहे हैं, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज नेगेटिव mgh फॉर डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को नीचे वाले पोजीशन से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो अब हमने अपवर्ड जो फोर्स लगाई है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो दैट इज पॉजिटिव वर्क फॉर अपवर्ड मोशन बाय अप्लाइड फोर्स। जबकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही है, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री के एंगल पर है, सो नेगेटिव mgh फॉर अपवर्ड मोशन, अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना चाहें। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स, व्हाइल मेंटेनिंग इट्स हाइट बढ़ा घटा नहीं रहे, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ विल बी जीरो, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपवर्ड्स हैं। एक अप्लाइड फोर्स अपवर्ड्स है, हमने जो उठा के रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स है और उठा के हम इसको इधर या इधर लेकर जा रहे हैं। दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हैं, दोनों कोई वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, डिफरेंट एंगल्स पर वर्क कितना कितना हो सकता है, ये इस तरह से भी पूछ लेते हैं, परसेंटेज में भी हाफ ऑफ मैक्सिमम इस तरह से भी पूछ लेते हैं, वगैरह डिफरेंट टाइप्स के इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये अगर टेबल याद हो जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हैं। 0 डिग्री के एंगल के ऊपर वर्क डन विल बी एफ डी। बेसिकली हम एफ डी कॉस थीटा में थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर करके देख रहे हैं। थीटा अगर 0 हुआ तो वर्क डन विल बी एफ डी विच इज द मैक्सिमम वर्क। थीटा अगर 30 हुआ, यहाँ पर अगर cos 30 लिखेंगे तो cos 30 की वैल्यू 0.8660 होती है, ठीक है। तो 0.8 टाइम्स ऑफ एफ डी, ये जो यानी कि 86% ऑफ एफ डी, 86% ऑफ मैक्सिमम वर्क होगा अगर आप 30 डिग्री के एंगल के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि एंगल 0 से जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वर्क डन कम होता जा रहा है। 0 पर मैक्सिमम था, 30 किया, 86% ऑफ मैक्सिमम हो गया। 45 करेंगे तो cos 45 0.707 होता है, तो 45 के एंगल पर 70% ऑफ मैक्सिमम होगा। और अगर आप 60 पर कर देंगे तो 0.5, ये cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है,
तो 50% ऑफ मैक्सिमम होगा, और बिल्कुल 90 कर देंगे तो बिल्कुल जीरो वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो एज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, वर्क डन बाय दैट फोर्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट बिकम 0 एट 90 डिग्रीज। क्वेश्चन करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज डन। तो आपने देखना है किसमें जीरो वर्क है। तो अगर आप किसी कार को पुश करके उसको मूव करवा रहे हैं तो आपकी फोर्स हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, गाड़ी आगे भी मूव कर रही है, सो वर्क डन तो यहाँ पर है, जीरो तो नहीं है। लिफ्टिंग द वेट्स, लिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने उठा के एक जगह पे रखा हुआ है और आगे पीछे जा रहे हैं। वेट लिफ्टिंग, जिम में जब आप बाकायदा उठाते हैं, हाइट चेंज करते हैं, वो उसको लिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं निचली हाइट से ऊपर वाली हाइट पर लेकर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। अगर उठा के रखा हुआ है तब तो जीरो वर्क है, उसको लिफ्टिंग वेट नहीं कहते। मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी वर्क नहीं करती, ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पर आपने जीरो लगाना है। राइटिंग एन एसे ऑन द पेज, आप फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से इंक जो है वो इट इज लेफ्ट ऑन द पेज, तो वहां पर भी आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो वर्क इज बीइंग डन। तो कहाँ पे जीरो वर्क है, इसी ऑप्शन में, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटर वर्क। तो जब भी ज्यादा वर्क या कम वर्क की बात है तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करके सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है। तो आपने देखना है वो मैग्नीट्यूड किसका सबसे ज्यादा है, तो वो इसका सबसे ज्यादा है 1000। ऑल्दो ये नेगेटिव है बट स्टिल नेगेटिव 1000 जाउल इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 200 जाउल। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इसमें चक्कर नहीं होता। सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना कि ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव में 200 सबसे ज्यादा है उसको सेलेक्ट करता हूं, डी ऑप्शन नहीं लगाना, सी ऑप्शन। कंपेयरिंग जब आप करेंगे वर्क डन की कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड। आपको कभी कभार वर्क डन इस तरह से भी फाइंड करने का कहा जा सकता है। एक तो बेसिक तरीका है, फोर्स देंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे, एंगल देंगे, फाइंड करो, वो तो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, वो तो मैं बता चुका हूँ। तो कुछ जो एडिशनल है वो मैं यहाँ पर इसलिए मैंने वो वाले ऐड किए हैं। सो अभी आपको कभी कभार इस तरह से वेक्टर फॉर्म में दे दिया जा सकता है, फोर्स की वेक्टर फॉर्म है, इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, 6 - 2 क्या आ जाएगा 4, ये आई वाला एक्स वाला कंपोनेंट है, 5 - 3 क्या होगा 2, ये जे वाला यानी कि वाई वाला कंपोनेंट है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया है। अब आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। डिस्प्लेसमेंट इज 4i + 2j और ये है 2i + j, ठीक है। इनको आपने डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, 2 4s are 8 और 2 1s are 2, 8 + 2 is 10 joules, 10 will be the correct option। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव 10 है तो पॉजिटिव 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इट इज एनर्जी। हमने वर्क डिटेल से पढ़ लिया, अब एनर्जी में क्या है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब एनर्जी, एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, MGH। और बेसिकली ये काफी रिडिकुलस सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कि वो एक जनरल टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, उसकी एक टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो whoever has made these learning objectives needs to be fired, I think। एनर्जी को हम देख लेते हैं, बेसिक टॉपिक है, इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इस पूरे चैप्टर में, उसको हम इसलिए मैंने लास्ट पर रखा है, आखिर में देखेंगे उसको। सो एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 10 जूल जितना वर्क करने की एबिलिटी है, हम कहते हैं उसमें 10 जूल जितनी एनर्जी है, ठीक है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की जब बात आए तब हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अदरवाइज हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। डायरेक्शन इसकी कोई नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका जाउल है, तो न्यूटन मीटर करके डायमेंशन इसकी वही बनेगी जो वर्क की बनेगी। फॉर्मूला इसका डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दिस इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक है ना, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला इसका है ½ mv², मास पता हो, v पता हो, आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ्स अगर आप इसके देखें, ये ग्राफ्स अगर फिगर वाले क्वेश्चन आपको आना स्टार्ट हो गए तो यू माइट बी आस्क्ड कि आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर किस दोनों के बीच में ग्राफ है, या आपको पूछा जा सकता है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा। सो हमारे पास फार्मूला है ये वाला, इससे पता चलता है कि v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी और मास के सिंपली प्रोपोर्शनल है। तो मास और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो लीनियर ग्राफ बनेगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा, स्क्वायर है ना, यानी कि पैराबोला बनेगा। और ये कौन सा पैराबोला है, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता रेज कर रहा है और बाद में बहुत ही फास्ट इसकी स्लोप बहुत स्टीप हो गई है। सो दिस इज व्हाट, ये अगर पूरा मैं इसको कर दूं तो ये किस किस्म का पैराबोला है। अगर इसको मैं कप की तरह देखूं
दिस इज द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, सीधा कप है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। सो अ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड्स इज द ग्राफ दैट वी गेट व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा कौन सा पैराबोला होता है, इस तरह का, तो वो अगर आप x और y के बीच में सिर्फ देखें तो वो यूं होता है पैराबोला, दैट इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। वो किसी और केस में कभी कभार आगे आएगा तो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा कि वो कैसे बनता है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन, एनर्जी के टॉपिक में से अगर कोई कॉम्प्लेक्स तरीन आपको क्वेश्चन दिया जाना उनके दिल करेगा वो देना चाहें, यहाँ से आएगा। ठीक है, वहां से भी कुछ भी नहीं है, बेसिक फार्मूलाज हैं, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है, वैसे आसान तरीन ही है। एक फार्मूला है ये, बहुत कम यूज होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मोमेंटम वेलोसिटी। ये फार्मूला सबसे मशहूर है, इसी की दूसरी फॉर्म फॉर मोमेंटम हमने रीअरेंज करके लिखी है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास, और इसी को रीअरेंज करें तो 2 टाइम्स मास टाइम काइनेटिक एनर्जी, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको भी अगर आप इसका फार्मूला यूज करके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो 2 टाइप्स के ग्राफ हैं, या तो आप मास को कांस्टेंट रखें कि मास कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ बनाओ, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू p का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो पैराबोला आएगा स्क्वायर वाला। अगर आप मोमेंटम का स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ड्रॉ करेंगे जैसा कि यहाँ पर है, तो ये चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, तो फिर काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का भी ग्राफ बनाएंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। मोस्ट केसेस में अगर कुछ ना बताया गया हो कि क्या कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसको आपने कंसीडर करना है। ये फार्मूला हमारा बेस लाइन फार्मूला है, मास को ही कांस्टेंट रखा होता है। ठीक है, तो फिर आपने ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होगा। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक्चुअल में उसमें एनर्जी क्यों है कि वो बाद में उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसमें पोटेंशियल टू डू सम वर्क है, इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक तरह से डेफिनेशन करें तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। अब वो फोर्स फील्ड कोई भी हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक फोर्स फील्ड होगी, लाइक स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच या कंप्रेस किया हुआ है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिस तरह आप 2 मैग्नेट्स को करीब लाते हैं या दूर लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन डेवलप होती है, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप चार्जेस को करीब ला रहे हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इसी फोर्स फील्ड की बेसिस पर इसकी 4 टाइप्स बन जाती हैं। इनमें से आखिरी ये वाली हमने डिस्कस नहीं करनी, दिस इज नॉट इन आवर टॉपिक्स, ये वाली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों को हम यहाँ पर करंटली डिस्कस करेंगे। इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर पोजीशन है उसकी वजह से पैदा हो रही है जो पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये जनरल फार्मूला है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपके इसी से सॉल्व होंगे। अच्छा, अगर ये फार्मूला काम ना करे तो फिर हमने एब्सोल्यूट वाला यूज करना है, क्योंकि ओरिजिनल जो रियल फार्मूला है, लेटेस्ट जो कि एक्सेप्टेड फार्मूला है वो वही है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। इस फार्मूले को यूज करते वक्त हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ होती है, और सरफेस ऑफ अर्थ पर हम इस केस में अगर इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर की जाती है, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर लेकर जाएंगे, हाइट बढ़ाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। रेफरेंस पॉइंट से नीचे लेकर जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप mgh वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट को सी लेवल से नीचे धकेल दिया गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इस फार्मूले के मुताबिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने साइन को भी आपने देख लिया। तो रेफरेंस पॉइंट है चूंकि हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटिव, यानी कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस पॉइंट ना लें, आपके पास यहाँ पर टेबल रखी हुई है और आप कह रहे हैं कि इस टेबल पर एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट इस टेबल से मैंने उठा ली है इतनी हाइट पर, टेबल से उसकी हाइट 1 मीटर है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मैं mgh वाले फार्मूले में हाइट 1 मीटर लिखूंगा। लेकिन अगर मैं उसको टेबल से रिलेट करने की बजाय ग्राउंड से रिलेट करूंगा तो ग्राउंड से उसकी हाइट ज्यादा है। सो इस पूरे फार्मूले में जो हाइट है ये रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, जमीन से ले रहे हैं, ग्राउंड से ले रहे हैं, कि छत से ऊपर ले जाकर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज वाई, चूंकि ये हाइट रिलेटिव है, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी फिर रिलेटिव हो जाएगी। डिफरेंट पॉइंट से रिलेट करने पर आपको डिफरेंट वैल्यूज पोटेंशियल एनर्जी की मिल सकती हैं एक ही ऑब्जेक्ट के लिए। ये इसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इसी फार्मूले को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए यूज करें
तो पोटेंशियल एनर्जी और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक लीनियर सा आपके पास ग्राफ बनेगा। हाइट इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी भी उसी तरह से प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है, यानी कि पोजीशन इन अ स्प्रिंग इलास्टिक फोर्स फील्ड। हमने कहा ना पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, तो इसमें वो फोर्स फील्ड स्प्रिंग की है, इलास्टिक फोर्स फील्ड। आप स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, जितना भी कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे उसको कहेंगे एक्स, वो एक्स यहाँ पर लिखेंगे। के विल बी द स्प्रिंग्स कांस्टेंट, इससे हमें पता चलेगा स्प्रिंग कितना स्टिफ है या लूज है। वो प्रॉपर्टी इस के से डिक्टेट होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर आप फोर्स और एक्स का जो है ग्राफ बनाएं तो वो एक लीनियर ग्राफ बनता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। सो काइनेट जो के की वैल्यू है दैट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ f/x, ठीक है। इस ग्राफ की स्लोप अगर स्टीपर होगी तो मतलब ये f/x की वैल्यू ज्यादा है और k की वैल्यू ज्यादा है, स्प्रिंग स्टिफ है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर ये स्लोप कम होगी, f/x की वैल्यू कम होगी, k की वैल्यू कम है, स्प्रिंग लूज है। प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ इक्वल मासेस, टू इक्वल मासेस आर इन मोशन, मासेस बराबर हैं यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 है, और सेम इंडिविजुअल स्पीड्स हैं यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 है, तो आप कंक्लूड करें कि क्या उनके मोमेंटा सेम होंगे, क्या उनके मोमेंटा डिफरेंट हो सकते हैं, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं, या उनकी टोटल एनर्जीज सेम हो सकती हैं। टोटल एनर्जी के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि एक ऊपर हो सकता है एक नीचे हो सकता है। सो पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। हमें सिर्फ मासेस इक्वल हैं और स्पीड्स इक्वल हैं ये पता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हम वर्डिक्ट दे सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² है, m की वैल्यू भी दोनों की सेम है, v की वैल्यू भी दोनों की सेम है, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो कोई डायरेक्शन वाला एलिमेंट भी नहीं आता। सो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उनकी 100% सेम ही होगी। मोमेंटम की बात की जा सकती है बिकॉज मोमेंटम इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इवन इफ m और v का मैग्नीट्यूड बराबर भी हो, हमें नहीं पता कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में। सो अगर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हुई तो यस देयर मोमेंटा कैन बी डिफरेंट। दोनों का मोमेंटम 10 न्यूटन सेकंड हो सकता है, लेकिन एक का 10 न्यूटन सेकंड इन x वाली डायरेक्शन है, दूसरे का 10 न्यूटन सेकंड इन y वाली डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे इनके मोमेंटा डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, ठीक है। सो देयर मोमेंटा कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट देयर काइनेटिक एनर्जीज कैन नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गया। मोमेंटा और सेम हम छोटी से नहीं कह सकते, देयर मोमेंटा कैन बी डिफरेंट, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बॉडीज हैं, काइनेटिक एनर्जीज उनकी इस रेशो में है, इक्वल मोमेंटम है, तो आपने मासेस का रेशो बताना है। काइनेटिक एनर्जीज बेसिकली इज इक्वल टू p²/2m, p उनका सेम है दोनों का, तो p कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर आप रेशो बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू m2/m1, उल्टी रेशो हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर काइनेटिक एनर्जीज का रेशो 4/1 है तो m2/m1 जो है वो 4/1 होगा। तो अगर आपने m1/m2 निकालना होगा तो दैट विल बी 1/4, उल्टा करना पड़ेगा, और बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया है और आपको यह भी बताया गया कि उसको स्ट्रेच करके हमने 1.4 मिलीमीटर जितना एक्सटेंड कर दिया है। तो आप बताएं कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है वायर में। यहाँ पर भी आप बेसिकली वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आप स्प्रिंग के लिए यूज करते हैं, वही 1/2 के x² यहाँ पर लगाएंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वाई इसको मैंने ऐड किया कि बच्चे ये स्ट्रेन एनर्जी का वर्ड देकर सोचते हैं कि ओ स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक तो सिलेबस में ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वही 1/2 के x² ही लगाना है आपको। स्प्रिंग की बजाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बजाय स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने का कहा दिया गया, तो ये कोई डिफरेंट नहीं है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 टाइम्स k टाइम x का स्क्वायर। k क्या है 5 टाइम्स 10⁻⁴ है, और x क्या है, x है 1.4 मिलीमीटर है, तो 1.4 टाइम्स 10⁻³ और इस x का स्क्वायर ले लेंगे। इसको वैसा का वैसा रखें, इसको जरा रीअरेंज करने की कोशिश करें। 1.4 का भी स्क्वायर होगा, 10 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूं तो 10 -3 था, ये -6 हो जाएगा। 1.4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 4 16, 1.9 तकरीबन आ जाएगा, या 1.96 या 86। ये डेसिमल को भी आपको जो है मल्टीप्लाई करना और डेसिमल्स का स्क्वायर लेना आना चाहिए। अभी अब तक आई होप आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको इनका स्क्वायर लेना आता होगा। सो हमने स्क्वायर लेकर ये वैल्यू लिख दी। अब हमने क्या करना है, ये 1.9 को तकरीबन हम 2 अगर अप्रोक्सीमेट कर लें तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है।
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बाकी क्या बचता है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 -6 -2 आएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 जाउल्स। अब इसके करीब करीब आप फार्मूला जो आंसर है वो लगा दें, विच इज बी ऑप्शन। 4.9 है, हमने इसको 1.9 की बजाय 2 अज्यूम कर लिया था, तो 5 की बजाय इसको फिर वापस हमने डाउन अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो ऑब्जेक्ट्स की, ये वही सेम ही क्वेश्चन है आई गेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300% देन मोमेंटम का इंक्रीज क्या होगा। तो इसको अगर लॉन्ग मेथड से करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E1 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी E1 प्लस 300% ऑफ E1, ठीक है ना। इंक्रीज्ड बाय 300% का ये मतलब होता है, 300% का मतलब होता है 3 टाइम्स, यानी कि E1 में 3E1 ऐड कर दें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी E2 में कह देता हूं EF की बजाय। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हमें पता चल गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। अब हमसे पूछा गया है कि मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो जब एनर्जी इनिशियल E1 थी उस वक्त मोमेंटम P1 था, जब एनर्जी E2 हो गई, P1 वाला जो था वो था 2 टाइम्स m टाइम E1 का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है ना। और अगर फाइनल मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो 2 टाइम्स m टाइम्स, यहाँ पर एनर्जी भी फाइनल वाली पुट करेंगे तो फाइनल वाला मोमेंटम आ जाएगा। सिंपल। फाइनल वाली जो एनर्जी है वो इनिशियल वाली एनर्जी का 4 टाइम्स है, सो मैं 2 टाइम्स m टाइम्स E2 की जगह 4E1 लिख दूंगा और बाकी फार्मूला वैसा का वैसा। ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 और आगे क्या है अंदर 2me1 का स्क्वायर रूट वैसा का वैसा, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। दिस इज द फाइनल मोमेंटम। हमसे फाइनल मोमेंटम फाइंड करने का नहीं कहा गया, हमसे कहा गया कि इंक्रीज मोमेंटम कितना हुआ है, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में फर्क कितना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं फाइनल मोमेंटम इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, सो अगर मैं डेल्टा P फाइंड करूंगा तो मैं कहूंगा फाइनल मोमेंटम विच इज 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज P1, तो डेल्टा P इज बेसिकली इक्वल टू P1, ठीक है। यानी कि डेल्टा P इज बेसिकली 1 टाइम्स ऑफ P1। मोमेंटम जितना ही इजाफा हुआ है, इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो ये 100% ऑफ P1 इतना इंक्रीज हुआ है मोमेंटम। सो आप इस फॉर्मूले को यूज कर इस आंसर लगा सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड है, जब भी परसेंटेज चेंजेस फाइंड करने का कहा जाए इसी तरीके से ही आपने करनी है, लाजमी नहीं काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम किसी का भी हो सकता है। दूसरा तरीका अब ये है कि शॉर्टकट फार्मूलाज यूज किए जाएं। ये फार्मूलाज मुझे हमेशा थोड़े से कंफ्यूज करते हैं या गिल्ट देते हैं कि एज इफ मैं कुछ शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, बट अगर आपको ये दिस वर्क फॉर यू कैन यूज देम। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको मोमेंटम में इंक्रीज दिया गया है और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, ठीक है। और अगर डिक्रीज का केस कहा गया तो यहाँ पर 1 प्लस n/100 का स्क्वायर माइनस 1 है, आप इस 1 को भी पीछे ले आएंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, सो 1 माइनस n/100 टाइम्स का स्क्वायर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये शॉर्ट वाला फार्मूला, तो 2n प्लस n स्क्वायर ओवर 100 या 2n माइनस n स्क्वायर ओवर 100। n क्या है, जितने टाइम्स मोमेंटम चेंज हुआ है। यह मोमेंटम में चेंज गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज, अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज गिवन हो और मोमेंटम का चेंज फाइंड करना है तो फिर स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो 1 प्लस n/100 इसका स्क्वायर रूट -1, और अगर डिक्रीज फाइंड करना है कि मोमेंट काइनेटिक एनर्जी इतनी डिक्रीज हुई है, मोमेंटम कितना डिक्रीज होगा, तो 1 माइनस n/100 और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा जी, एक इसका तरीका है कि अगर आपको लंबे फार्मूलाज यूज नहीं करने तो अगर n की वैल्यू 10% से कम है, यानी कि आपको कहा गया कि मोमेंटम 5% इंक्रीज हुआ है, 4% इंक्रीज हुआ है, 3% इंक्रीज हुआ है, तो इन इतनी छोटी वैल्यूज के लिए ये पूरे बड़े बड़े फार्मूलाज अप्लाई करने की बजाय आपको सिंपली पता होना चाहिए कि अगर n जो है वो जो है परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है और मोमेंटम का चेंज आपको दिया गया फॉर एग्जांपल 3%, तो आप इसको ट्वाइस कर दें कि मोमेंटम 3% इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 6% इंक्रीज होगी, मोमेंटम 5% इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 10% इंक्रीज होगी, या मोमेंटम n% इंक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 2n% इंक्रीज होगी। लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ 10% से नीचे वाली वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं, इससे ऊपर वाली वैल्यूज के लिए फिर आपको यही लंबा मेथड या ये लंबा मेथड डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वेश्चन है यूज करना पड़ेगा। और अगर ये भी वहां पे भूल गया फार्मूला तो फिर लॉन्गर मेथड आपके पास है। ये लॉन्गर मेथड आपने हमेशा करना है, ऐसा नहीं करना कि लॉन्गर मेथड आपने बिल्कुल भूल देना। जिन लोगों को सिर्फ स्लाइड पढ़ने की आदत है उनके लिए भी मैंने लिख दिया ये। सो ऐसा कभी नहीं करना कि लॉन्गर मेथड सीखना ही नहीं है, ये कभी ना कभी काम आएगा जब आपको एक्चुअल वो भूल जाएगा फार्मूला लंबा वाला।
वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, अब वर्क एनर्जी थ्योरम देखना है कि वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है। सो एक्सप्लेन करना है आपने कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डिसिपेटेड एज हीट इन द इन्वायरमेंट। ये बेसिकली यही लाइन ही आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये अगर लाइन आपको समझ में आती है दैट्स इट, खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके मतलब ये है कि आपको बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा का पूरा है तो आपको वो प्रिंसिपल, उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, फार्मूला, वो सारा कुछ भी आना चाहिए। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कितनी चेंज होगी? जितना वर्क करेंगे। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में देखें तो जितना वर्क करेंगे उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना वर्क करेंगे उतना ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर आपने इस किस्म का वर्क किया है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड भी आप इंक्रीज डिक्रीज करवा रहे हैं और उसकी हाइट भी इंक्रीज डिक्रीज करवा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो उस केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी विच इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों में जितना चेंज आया वो मिला के वर्क डन के बराबर होगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में आप जब वर्क करते हैं, पिस्टन दबाते हैं, तो आपका वर्क इंटरनल एनर्जी की चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। सो हम दोनों सिनेरियोज में देखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या चीज़ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या चीज़ है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में अगर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, आप भी उसी तरफ फोर्स लगा रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट पर था, आपने फोर्स लगा के उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और कर दी। फाइनल वेलोसिटी अब 0 नहीं, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, स्पीड बढ़ा दी, आपने पॉजिटिव वर्क किया, जितना वर्क किया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग थी और आपने उसकी ऑपोजिट फोर्स लगा दी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, फाइनल वेलोसिटी अब उसकी 0 हो गई है, आपने उसको रेस्ट पर लेकर आ गए हैं, तो आपने जितना वर्क किया उसकी काइनेटिक एनर्जी जो पहले कुछ थी और अब कम हो गई है, जितना डिक्रीज लेकर आए हैं आप, इसके बराबर ही आपने वर्क किया है, ठीक है। तो आपने नेगेटिव वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करवा दी आपने पॉजिटिव वर्क किया तो आपने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करवा दी, ठीक है। और एरिया अंडर द एफडी ग्राफ भी अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ही बनेगा। अगर आपने पॉजिटिव वर्क किया है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वर्क है तो, या अगर कांस्टेंट फोर्स आपने लगाई है तो फिर इस किस्म का ग्राफ होगा। तो ये दोनों ग्राफ्स के अंदर का जो एरिया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। अगर आपने नेगेटिव वर्क किया है तो फिर क्या होगा, फिर आपका ग्राफ कुछ डिफरेंट किस्म का बनेगा। इस किस्म का बनेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर और नेगेटिव वाई एक्सिस पर फोर्स होगी। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है लेकिन आपकी फोर्स नेगेटिव में बढ़ रही है, आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, ये जो एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस ये नेगेटिव कंसीडर होगा। इसी तरह से अगर कांस्टेंट फोर्स आपने लगाई है, यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, आपकी फोर्स नेगेटिव है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है पॉजिटिव में, आपकी फोर्स नेगेटिव है और नेगेटिव ही रह रही है क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो एरिया होगा ये भी नेगेटिव एरिया कंसीडर होगा। हम कहेंगे नेगेटिव वर्क किया गया। आपको कभी कभार इसका इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ दिया जाता है कि पहले फोर्स इतनी थी, फिर उसके बाद इतनी फोर्स हो गई, फिर फोर्स इतनी इस तरह से हुआ, फिर फोर्स ने इस तरह से बिहेव किया, टोटल वर्क फाइंड करो। एक्स एक्सिस पर फोर्स होती है, इधर डिस्प्लेसमेंट, तो आपने सारे पॉजिटिव वाले एरियाज भी ऐड कर लेने, सारे नेगेटिव वाले एरियाज भी ऐड कर लेने, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला माइनस कर देना, जो आंसर बचेगा दैट विल बी द नेट वर्क डन, ठीक है। तो ये इस किस्म का क्वेश्चन एरिया से कभी कभार आ जाता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि ये तो चलो ये होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो आपने एफ डी कर्व प्लॉट कर दिया। अगर इस किस्म का सिनारियो हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो तो तब वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तब आप जो ग्राफ बनाते हैं वो एफ और डी का नहीं बनाते, आप एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। यानी कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है सिर्फ वही वर्क कर रहा होता है, तो आप उसी को प्लॉट करते हैं, उधर वाई एक्सिस पर और इधर एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करते हैं। और ये जिस किस्म का भी कर्व बने, ऐसा बने ऐसा बने, उसका जो एरिया फाइंड करेंगे दैट विल बी द वर्क डन एंड दैट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर नॉट अलाइंड, only the component force in direction of displacement does work। और आप जब ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो एफ कॉस थीटा और डी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस एरिया का ग्राफ जो है वो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएगा और वर्क भी वही बताएगा, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपने याद रखनी है, ये भी एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है। अब स्टॉपिंग टाइम का कॉन्सेप्ट हमने कब पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम, जब हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा तो हमने कहा एक फोर्स लगाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, जितना मोमेंटम चेंज हुआ
वो मोमेंटम, और जितने टाइम तक फोर्स लगी वो टाइम यूज करें, आपको पता चल जाएगा कितनी फोर्स लगाई है। या अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी किसी ना किसी से मूव कर रहा था, आपने फोर्स लगाई, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, उसको रेस्ट पर लेकर आ गए, आपको पता है फोर्स कितनी लगाई, आपको पता है मोमेंटम में चेंज कितना लेकर आए हैं, ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम आपको पता है mvi, तो आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लेना है, फोर्स आपको पता है, तो आप बता सकते हैं कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट रुकेगा। इसको स्टॉपिंग टाइम कहते हैं, ये हमने उधर पढ़ा था। एक और कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता स्टॉपिंग डिस्टेंस का होता है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस बाद जाके रुकेगी। मैंने ब्रेक लगाई, 1 किलोमीटर बाद जाके रुकेगी, 2 मीटर बाद जाके रुकेगी, 600 मीटर बाद जाके कब रुकेगी, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इसमें मोमेंटम का कोई चक्कर नहीं है, इसमें आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो यहां पर आपने इस तरह से करना है कि फोर्स लगाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, फाइनल में से इनिशियल माइनस की, चेंज इन वेलोसिटी आ गई, उसका स्क्वायर लिया, मास से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इतना ही आपने वर्क किया है। सो अगर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, आपको ये भी पता है कि ब्रेकिंग फोर्स कितनी थी, तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी स्पीड वाली ऑब्जेक्ट को, इतनी काइनेटिक एनर्जी वाली ऑब्जेक्ट को इतनी फोर्स से रोकने के लिए कितने डिस्टेंस का हमें डिस्टेंस चाहिए, कितनी लंबी रोड चाहिए कि उतने डिस्टेंस के अंदर अंदर वो रुक जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक जहाज है, वो लैंड कर रहा है, जिस पॉइंट पर उसके व्हील्स टच किए हैं रनवे को, उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इतनी थी, गिवन होती है 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, और जो है जब पायलट ब्रेक लगाता है जहाज को रोकने के लिए, उसकी ब्रेकिंग फोर्स इतनी है 6000 न्यूटन, 7000 न्यूटन। तो आप बताएं कितनी लंबी रनवे बनानी चाहिए कि जो जहाज है वो स्ट्रिप ऑफ ना कर जाए। तो आपको बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाता है इस किस्म के क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आप फार्मूला लगाएंगे, आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कभी पूछा जाता है कौन सा अर्ली रुकेगा, कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, दोनों को ब्रेक मारी है, विच वन विल स्टॉप अर्लियर, तो अर्ली की बात है, स्टॉपिंग टाइम पूछा जा रहा है। आपने देखना है किसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसको ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स चाहिए, और अगर टाइम का पूछा जा रहा है तो आपने देखना है जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसको ज्यादा स्टॉपिंग टाइम चाहिए फॉर द सेम ब्रेकिंग फोर्स। कभी कभार अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस का पूछा जाता है कि कौन सा कम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, तब स्टॉपिंग डिस्टेंस का पूछा जा रहा है, उस वक्त फिर आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक डिसीजन लेना है। ये थोड़ा सा ध्यान करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रेज किया, पॉजिटिव वर्क किया, आपने पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर दी। आपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेकर गए, आपने नेगेटिव वर्क किया, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर ग्रेविटी के टर्म में देखें, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव किया तो ग्रेविटी उस वक्त क्या करती है, नेगेटिव वर्क करती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे मूव कर रहे हैं तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है, और तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं टेबल बना दूं, अपवर्ड्स मोशन ये ग्रेविटी का वर्क है, जी अप्लाइड फोर्स का वर्क है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क, अप्लाइड फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो ग्रेविटी इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब यहीं से ब्रिक स्टैकिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि एक ब्रिक रखी, दूसरी ब्रिक रखी, तीसरी ब्रिक रखी, क्या क्या होगा। ठीक है, पहली ब्रिक तो वैसे रखी हो, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया, दूसरी ब्रिक पर आपको mgh जितना वर्क करना पड़ा, तीसरी के ऊपर 2 mgh, चौथी के ऊपर 3 mgh, पांचवी के ऊपर 4 mgh, और अगर आप सारों को ऐड करेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2 mgh। आपको मास ऑफ द ब्रिक पता हो, एज थिकनेस ऑफ द ब्रिक पता हो, और कितनी ब्रिक स्टैक करनी है वो पता हो, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये अब कम ही आता है क्वेश्चन, बिकॉज इतने ज़्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, बट अगर आ जाए, एक बड़ा ही स्टैंडर्ड कन्वेंशनल तरीका है कि MDCAD में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो बेसिकली इसका कोई अलग से कोई ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, वही आपने लगाना है। ये फॉर्मूला बस बच्चों को याद करवाना होता है, दिस इज इट, ये आपको आता है, दैट्स इट। प्रैक्टिस करते हैं। एक फिशरमैन ने पॉन्ड में जाके मछली पकड़ी, मछली का मास था इतना, और उसको उठा लिया ऊपर, 1.8 मीटर ऊपर लेकर आया, डीप डेप्थ से ऊपर लेकर आया, तो उसने उस पर वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, और खींचते वक्त जब वो बाहर निकली तो स्पीड से बाहर निकली। वो मछली अपनी जगह पर तैर रही थी, उसने खींच के निकाला तो उसमें स्पीड भी कुछ ना कुछ आ गई। वो स्पीड कितनी आ गई, 1.1 मीटर्स पर सेकंड। तो आपने बताना है कितनी एनर्जी गेन्ड है बाय द फिश। तो आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना है पहले,
और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m क्या है 250 ग्राम यानी कि 0.25 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अगर आप करें 1.2 को 0.25 का फर्दर हाफ करेंगे तो 0.125 आएगा ना, 0.125 मल्टीप्लाइड बाय ये 1.1 को अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा, बेसिकली हाफ mv स्क्वायर है तो स्क्वायर लूंगा तो 1.1 का स्क्वायर क्या आएगा 1.21 आता है। सो ये क्या होगा 1.21, 0.125 डेसिमल में लिखें 1/8 होता है, ठीक है ना। 0.5 इज 1/2, 0.25 इज 1/4, 0.125 1/8 होता है। तो ये बेसिकली 1.21 डिवाइडेड बाय 1.8 है। ये तकरीबन कितना आएगा 1.8 का 1.2 आधे से ज्यादा है तो ये 0.4 तकरीबन आई गेस आएगा, हाँ 0.6 या 4 के करीब आ सकता है, बल्कि नहीं 0.15 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली। खैर आगे देख लेते हैं। फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो mgh आप करेंगे, यहाँ पर मास उसका 0.25 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी उसने की 1.8 की हाइट, ठीक है। तो 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करें ये 18 हो गया, 0.25 को मैं क्या कह सकता हूँ 1/4 कह सकता हूँ, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 4.5 तो ये हो गया, ठीक है। 4.5 जूल्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, 0.15 इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 4.5 में 0.15 करें तो क्या आ जाएगा 4.5 प्लस 0.15 gives us the total energy which is 4.65 joules। ऑप्शन में आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है, डी ऑप्शन इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। एक मास स्टेशनरी था, उसके ऊपर 4 सेकंड तक एक फोर्स ने एक्ट किया, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। अब यहाँ पर बच्चे इक्वेशन और मोशन लगाने लग जाते हैं, तो ऐसा करने से बेहतर है आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करें। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने जो स्टॉपिंग टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यूज करें, फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन यूज करें। कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी। तो आपके पास फोर्स है, आपके पास टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसको यूज करके आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा आपके पास बेसिकली। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू द फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियली तो वो स्टेशनरी है। सो फोर्स है 6 न्यूटन की, टाइम है 4 सेकंड का, तो मोमेंटम आपके पास क्या आएगा 6 4 24। सो आफ्टर दिस फोर्स हैज एक्टेड फॉर 4 सेकंड, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 24 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आपको उसका मोमेंटम पता है, आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली p स्क्वायर ओवर 2m, p इज 24 यानी कि 24 का स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 लिख रहा हूँ, 2 बार लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स मास उसका 2 kg है। सो ये भी 12 बन जाएगा, यहाँ से ये भी कट के 12 बन जाएगा, 12 का स्क्वायर इज 144 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स इज 144, बी ऑप्शन। ये आसान तरीका है थोड़ा सा। इसी किस्म का तरीका ये है कि जहां पर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर नहीं था, इनिशियली भी कुछ ना कुछ मोमेंटम था, जैसा कि ये मास 5 kg है, उसका इनिशियल मोमेंटम दिया गया है और उसके ऊपर 0.2 न्यूटन की फोर्स एक्ट की है 10 सेकंड के लिए। आपने बताना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितनी है ये बताना है। सो इनिशियल मोमेंटम उसका कितना था 10 न्यूटन सेकंड, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी p स्क्वायर ओवर 2m, p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास इज विच इज 5, ठीक है ना। 2 5 10, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 जूल्स। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स थी, फाइनली मोमेंटम कितना हुआ वो मुझे नहीं पता, वो मैं फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा, इस फॉर्मूले से कि फोर्स टाइम डेल्टा टी विल गिव यू द चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज 0.2 न्यूटन, कितने टाइम के लिए एक्ट की 10 सेकंड्स के लिए एक्ट की, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 2 न्यूटन सेकंड का चेंज इन मोमेंटम होगा। सो इनिशियल मोमेंटम अगर 10 न्यूटन सेकंड है, फाइनल मोमेंटम 12 न्यूटन सेकंड होगा। फाइनल मोमेंटम मुझे पता है तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकता हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर लूंगा मैं, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास इज व्हाट, मास इज 5। सो 2 6 12 कर देंगे आप, और 12 6 72 आता है, 72 डिवाइडेड बाय 5, 72 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है तकरीबन मुझे भी भूल गया, 5 अंदर 5 22 1, हाँ ठीक है 22 5 4 20, दोबारा से 2 आ जाएगा, अब पॉइंट लगा के देखेंगे तो 14.4 आ जाएगा। सो 14.4 जूल्स। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 14.4 जूल्स। डिफरेंस कितना है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4.4 जूल्स। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक हो गया। अब टॉपिक है पावर का। तो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें क्या है सिलेबस में, एक्सप्रेस पावर एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी वाला, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, उसके यूनिट्स, हॉर्स पावर, वो भी हम पढ़ लेंगे। सो पावर क्या है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी डिवाइस का, लाइक जनरेटर, उसका पावर आउटपुट कहलाता है। अगर कोई एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है तो उसकी पावर कंजम्पशन हम देखते हैं कि किस रेट पर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो पावर कंजम्पशन कहलाती है। अगर आप किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, जनरेटर को आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, उससे वो बिजली बना रहे हैं आप, तो आपका जो पावर इनपुट है दैट इज द रेट एट विच यू आर डिलीवरिंग एनर्जी टू द सिस्टम। तो डिफरेंट केसेस में कॉन्सेप्ट एक ही है कि जिस रेट पर वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या जिस रेट पर एनर्जी डिलीवर हो रही है या कंज्यूम हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज व्हाट पावर इज। सो जाउल्स हैं दोनों, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सेकंड हैं, तो बेसिकली जाउल पर सेकंड, जिसको हम वाट कहते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। स्केलर क्वांटिटी है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इसके साथ नॉर्मली एसोसिएट नहीं की जाती। कभी कभार पावर आउटपुट को पॉजिटिव पावर कंसीडर किया जाता है और पावर जहां पे कंज्यूम हो रही है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन ये भी कन्वेंशन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के चक्कर में आपने पावर के केस में नहीं पढ़ना। डायरेक्शन कोई नहीं है, यूनिट मैंने बता दिया वाट है, इसको अगर हम जाउल पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। न्यूटन मीटर सेकंड होगा, पर सेकंड सॉरी, न्यूटन होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आगे इसका मीटर और आगे सेकंड -1, सिंप्लीफाई करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू पावर -3, यानी कि मास लेंथ का स्क्वायर टाइम रेज टू पावर -3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायमेंशन, these are the dimensions of power। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। फॉर्मूला हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया, वर्क या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर एज अ स्केलर प्रोडक्ट के लिए ये एक बड़ा ही मशहूर फार्मूला है कि पावर इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वाला वेक्टर एंड वेलोसिटी वाला वेक्टर। इसको अगर आप खोलेंगे एफ कॉस थीटा टाइम्स वी हो जाएगा, यानी कि एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है और जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, वो जो एंगल होगा वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला लगाना कब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही हो। ये कौन सा केस है कि आप गाड़ी रोड के ऊपर चला रहे हैं और गाड़ी की स्पीड ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इस केस में आपका इंजन एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा होता है गाड़ी के ऊपर, वो सारी की सारी फोर्स फ्रिक्शन को काउंटर करने में यूज हो जाती है, तो आपका वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज हो गया, तो गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती है, गाड़ी ना एक्सेलरेट होती है ना डिसेलरेट होती है। ठीक है, जब फ्रिक्शन है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कभी कभार ये होता है कि आदमी बोट चला रहा है, उसके ऊपर पानी के ऊपर जो यूं वाली बोट होती है, और उसका जो इंजन है वो किसी ना किसी रेट पर पावर डिलीवर कर रहा है, वो फाइंड करो। अगर वाटर की वजह से फ्रिक्शन 6000 न्यूटन है, तो वो जो फ्रिक्शन है आपका इंजन उतने ही फोर्स लगा रहा है, तभी वो बोट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो बोट की कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर पुट करेंगे और इन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा कि इंजन कितनी पावर दे रहा है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। रफ सर्फेसेस का मैंने आपको बता दिया कि जहां जहां फ्रिक्शन है, लाइक वाटर बोट है वहां पर भी फ्रिक्शन है, रोड पर चलने वाली गाड़ी है वहां पर भी फ्रिक्शन है। ऐसे केसेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप उसका जो पावर है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर रोड के ऊपर आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है तो अब आप एक तो ये वाला वर्क कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ वर्क आपकी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने में यूज हो रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, उसको वो वाला वर्क आप फाइंड करेंगे, वो वाली पावर फाइंड करेंगे। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट आपका इंजन मजीद वर्क कर रहा है जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, यानी इंजन के वर्क का कुछ हिस्सा तो फ्रिक्शन में यूज हो गया और बाकी हिस्सा आपकी स्पीड बढ़ा रहा है। तो वो बाकी हिस्सा इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला कैसे फाइंड करेंगे, वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से फाइंड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है, वो उसके ऊपर वाली पावर होगी। तो टोटल पावर इस केस में आप ऐसे फाइंड करेंगे कि पहले एफ वी वाली पावर और ये वाली पावर फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपकी गाड़ी है, रफ सरफेस पर मूव कर रही है, गाड़ी का मास m है, गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रही है। वो गाड़ी की वेलोसिटी पहले v1 थी, v1 से v2 हो गई है, कितने टाइम में, डेल्टा t वाले टाइम में, और आपके टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज f। ठीक है, तो आप बताएं कि कितनी जो है आपने वो की है, पावर कितनी है। तो पहले आप इस वाले f को इस वाले v से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये वो पावर आ जाएगी P1 मैं कह रहा हूं इसको, जो अगर आप इतनी फोर्स लगाते रहते, आपका इंजन इतनी फोर्स लगाता रहता तो आपकी वेलोसिटी इतनी ही कांस्टेंट रहती, मेंटेन रहती। उसके लिए जितनी पावर चाहिए वो आपने फाइंड कर ली F.V वाले फार्मूले से। लेकिन आपकी वेलोसिटी V1 तो नहीं रह रही, V1 से V2 हो रही है। तो ये V1 से V2 होने का सफर है, मतलब आपने इससे ज्यादा फोर्स लगाई है, कुछ मजीद फोर्स लगी है। वो कितनी है सानू तो नहीं पता, तो हम यहाँ पर वर्क एनर्जी फार्मूला पर शिफ्ट हो जाएंगे। इनिशियल में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करके चेंज इन वेलोसिटी, उसका स्क्वायर लेकर मास से मल्टीप्लाई बाय 1/2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसको डेल्टा टी पर डिवाइड करेंगे। ये जो पावर आएगी ये वो पावर है कि जो आपकी वेलोसिटी को V1 से V2 तक लेकर जा रही है इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, तो ये पावर इन दोनों को ऐड करेंगे, अब आपके पास नेट पावर आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अगर इस टॉपिक में से हार्डेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन दिया गया तो वो इसी किस्म का एक क्वेश्चन होगा, 2 लेयर्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपने दोनों को यूज करना है। अगर आपकी स्मूथ सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन का नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस केस में अगर आपकी गाड़ी स्मूथ सरफेस के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी गाड़ी को रोकने के लिए आपको पावर चाहिए, इसको मूव करवाते रहने के लिए विद कांस्टेंट स्पीड आपको पावर नहीं चाहिए। न्यूटन का लॉ है, फ्रिक्शन की एब्सेंस में ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड मेंटेन रखती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली ऑब्जेक्ट की पावर 0 होगी। लेकिन अगर उसकी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तब पावर कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, टाइम पर डिवाइड करेंगे। सो ये आपने दोनों केसेस याद रखने हैं। हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट है, एसआई यूनिट तो इसका वाट है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? बेसिकली वाट से इसका रिलेशन ये है, 746 वाट का एक हॉर्स पावर होता है। डिफाइन इसको कहते हैं कि हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज दैट अमाउंट ऑफ पावर कि जिसकी वजह से 550 पाउंड्स का एक ब्लॉक 1 सेकंड के अंदर 1 फुट तक रेज किया जा सके। ठीक है, सो बेसिकली 550 IB, LB या IB कहते हैं, पाउंड है, पाउंड फुट पर सेकंड। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड फुट पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और 1 हॉर्स की पावर नहीं है ये, 1 हॉर्स के अंदर तकरीबन कोई 12 से 15 हॉर्स पावर मैक्सिमम वो आपको दे सकता है। तो ये 1 हॉर्स पावर इस वजह से नहीं है कि एक घोड़े की पावर इतनी है। हाँ, सस्टेन अगर आपने अपना घोड़ा सारा दिन भगाया है तो वो ऑन एवरेज 0.7 to 1 हॉर्स पावर ही देता है। तो उस बेस पर इसको हॉर्स पावर कह दिया गया। वरना अगर आप एक घोड़े से कोई सर्टन लोड खिंचवाएं और उसको अपनी फुलेस्ट तक यूज करें तो वो घोड़ा आपको 12-15 तक हॉर्स पावर की इतनी पावर दे सकता है। तो ये एक डेफिनेशन कभी कभार आ जाती है, ये आपने याद रखनी है। ये इंटर कन्वर्जन याद रखनी है, क्योंकि डिफरेंट फार्मूलाज में आपको वाट्स में आंसर पूछा होगा, गिवन आपको हॉर्स पावर में होगा, तो वो वहां पर इंटर कन्वर्जन के लिए आपको ये रिलेशन अपना याद रखना यूज होगा। प्रैक्टिस करते हैं। नेम द क्वांटिटी जिसकी जो बेस यूनिट्स हैं वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूब ऑफ सेकंड। अब ये अभी हमने इसकी डायमेंशन निकाली पावर की। अभी तो आपको समझ में आ रही है कि ये पावर है, लेकिन वहां पर जब आप एक्चुअल में जाएंगे, पूरा सिलेबस रिवाइज किया होगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि ये किसकी डायमेंशन है। हाँ, आपकी इतनी प्रैक्टिस है, आपको सारी डायमेंशन ही याद है, फिर तो आसान है, बट इतनी मोस्टली बच्चों की नहीं होती प्रैक्टिस। फिर आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, सबकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, फिर एक की डायमेंशन मैच करेगी, वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ऑटोमोबाइल मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और उसका इंजन मुसलसल एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर इंजन की फोर्स डबल कर दें और वेलोसिटी जो है फिर भी मेंटेन हो, तो आप बताएं टोटल पावर कितनी है। बेसिकली P इज इक्वल टू FV वाला फार्मूला है। आपने वेलोसिटी मेंटेन की है, इंजन अब डबल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, तो आपकी पावर इनपुट बेसिकली ट्वाइस हो गई है। यहाँ पर अब एक सवाल उठता है कि अगर वेलोसिटी मेंटेन करने पर पहले इतनी फोर्स लग रही थी, अब इंजन डबल फोर्स लगा रहा है, तो वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए ना। तो बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ेगी, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ऐसा इसके सिनारियो में हो सकता है कि आप पहले 6000 न्यूटन फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन थी और आपकी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड पर मेंटेन्ड थी, आपका इंजन भी इतनी ही फोर्स लगा रहा था फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए। आप अचानक से आपने रोड चेंज कर दी, एक और रोड पर चले गए, उस रोड पर 8000 न्यूटन की फ्रिक्शन है और आपने अभी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड जितनी मेंटेन रखनी है, तो आपके इंजन ने भी अब 8000 न्यूटन जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको, तब जाकर इतनी वेलोसिटी मेंटेन होगी। तो इस तरह से हो सकता है कि फ्रिक्शन भी बढ़ गई है, इसलिए आपके इंजन की पावर बढ़ी है। तो आपको इस रोड पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, इस रोड पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कम पावर चाहिए। सो खैर वो एक डिफरेंट सिनारियो है, उसका भी आ सकता है आपको। राइट नाउ हमने इंजन की पावर डबल करनी पड़ी है हमें उतनी ही वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए, तो मतलब इंजन ने अब फोर्स उसकी डबल करनी पड़ी है, तो मतलब उसकी पावर भी अब डबल हो गई है, बिकॉज पावर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स विद वेलोसिटी केप्ट कांस्टेंट।
अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक मोटर ने इतना वेट लिफ्ट किया इतने डिस्टेंस तक इतने सेकंड में, पावर फाइंड करो। एफ डी डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर, 100 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। टाइम क्या है, 4 सेकंड है। 2/4 विल बी 1/2 यानी कि 0.5 वाट्स इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक 1000 kg की कार है, वो एक्सेलरेट कर रही है, रेस्ट से इतनी स्पीड तक पहुंच गई है 10 सेकंड में, पावर फाइंड करें जिससे इतनी एक्सेलरेशन हुई है। अब आपने पावर कैसे फाइंड करनी है, पावर इसकी किस में फाइंड करनी है, आपने किलोवाट्स में फाइंड करनी है, ये भी ध्यान रखना है हमने। सो मास आपको गिवन है, इनिशियल वो रेस्ट पर था और उसकी स्पीड इतनी हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और फिर टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मास इज 1000, चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल बेसिकली 25 का आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, सो इसको हम 500 लिख देते हैं, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 को 500 को हम 5 लिखते हैं, फिर 100 लिखते हैं। 625 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 5 2 10 and 2 12, 1 कैरी हो जाएगा, 6 5 30, 31 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया, 31/500। इतने जूल्स का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। पावर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो 3125 आगे 0 0 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स का टाइम था, ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 31250 वाट्स, किलो वाट्स में करना है तो एक पॉइंट पीछे, फिर एक और पॉइंट पीछे, फिर एक और पॉइंट पीछे, 31.25 किलो वाट्स। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दो बंदे हैं, उनके वेट्स का रेशो 4/5 है और वो एक स्टेयर पर चढ़ते हैं और एक बंदा जो टाइम लेता है, दूसरे बंदा जो टाइम लेता है, उनका रेशो 5/4 है। पावर आप फाइंड करें। तो हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्योंकि उनकी हाइट रेज हो रही है, तो mgh/t है। g और h दोनों का कांस्टेंट है, सेम स्टेयर चढ़ रहे हैं ना, सेम हाइट है। मासेस और टाइम्स डिफरेंट है, तो अगर हम रेशो फाइंड करेंगे तो P1/P2 विल बी, मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो M1/M2, टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो T2/T1 लिखेंगे। ठीक है, सो M1/M2 मासेस का रेशो है 4/5, जो वेट्स का रेशो होता है वही मासेस का रेशो होता है। टाइम्स का रेशो 5/4 है, लेकिन हमने टाइम के रेशो का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर T2/T1, तो हम यहाँ पर उसको 5/4 को उल्टा करके 4/5 लिखेंगे। सो ये 16/25 आएगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है एफिशिएंसी। बेसिकली एफिशिएंसी को इस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है, इंप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस। इसमें कुछ भी नहीं है, आपने हल्का सा बुक रीडिंग दे देनी है इस टॉपिक को, जहां भी एफिशिएंसी का टॉपिक लिखा हुआ है आपके डिफरेंट बोर्ड्स की बुक में। और साथ जो इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो एफिशिएंसी का है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को एनर्जी देते हैं, इनपुट, वो सारी की सारी आउटपुट में नहीं देती, कुछ ना कुछ बीच में खत्म हो जाती है, वेस्ट हो जाती है हीट लॉस की फॉर्म में। तो आप एफिशिएंसी को फाइंड कैसे करते हैं, आउटपुट और इनपुट का रेशो फाइंड करते हैं। अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें से इतना ही आता है कि आपको आउटपुट दे देंगे, इनपुट दे देंगे, या नहीं देंगे तो आपको इनपुट देंगे और जितना लॉस हुआ है वो देंगे, फिर आप आउटपुट खुद फाइंड करेंगे इनपुट में से लॉस माइनस करके। तो इस तरह से 2 स्टेप बना के दे सकते हैं, मैक्सिमम इससे इतना ही आएगा। यही एक ही फॉर्मूला है इसका। यूनिट इसका कोई नहीं है क्योंकि ये रेशो है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये किलोवाट आवर का एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, बिल कैलकुलेट करें इसका। सो 1 किलोवाट आवर बेसिकली ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं है। दिस इज यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। 1 किलोवाट आवर को अगर आप कन्वर्ट करें जाउल्स में तो 3.6 मेगा जाउल्स होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये इतनी एनर्जी है जिससे आप मुसलसल 1 किलोवाट का पावर आउटपुट मेंटेन कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास 1000 वाट की कोई डिवाइस है, उसको 1 घंटे तक चलाना है, तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए 1 घंटे तक चलने के लिए, वो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी होगी नॉर्मली, जिसको हम अपने घरों की इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 यूनिट बिजली कहते हैं। ठीक है, बिल कैलकुलेशन का क्या काम करना है आपने, आपको टोटल पावर किलोवाट्स में पता होनी चाहिए। आपको गिवन होगा कि घर में 4 बल्ब जलते हैं, हर बल्ब इतने इतने वाट का है। घर में 2 पंखे चलते हैं, हर पंखा इतने इतने वाट का है। तो सारों की पावर्स को ऐड करके किलोवाट में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। और फिर आपको बताते हैं कि जी हर पंखा डेली 2 घंटे चलता है और हर बल्ब दिन में 16 घंटे चलता है। तो आपने वो सारे के सारे आवर्स 1 दिन के ऐड कर लेने हैं।
और फिर उनको 30 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप मंथली बिल फाइन कर रहे हैं। तो आपको पूरे महीने में जितने घंटे चलती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस वो पता चल जाएंगे, ठीक है ना। सो वो आपने आवर्स में पता लगा लिया। अब आपको इतने तक किलोवाट आवर्स मिल गए। ये भी याद रखना है कि जो बल्ब्स की अलग से किलोवाट आवर्स फाइंड करने हैं, पंखों के अलग, ठीक है ना। बल्ब का किलोवाट्स उनको उनके आवर से मल्टीप्लाई करना है, पंखों को किलोवाट्स उनके अलग आवर से मल्टीप्लाई करना है। दोनों के किलोवाट्स आ जाएंगे, किलोवाट आवर आ जाएंगे, यानी कि यूनिट्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब जितने यूनिट्स हैं, एक यूनिट का जितना भी बिल है, जितना भी रकम है, प्राइस है, उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल मंथली बिल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अब इतने ये क्वेश्चंस आने बंद हो गए। पुराने दौर में आया करते थे, अब इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल अगर आ गया तो आपको ये मंथली बिल कैलकुलेट करना आना चाहिए। कुछ रट्टे वाली चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि ये कन्वर्जन इनकी क्या है वो आनी चाहिए। डायमेंशंस एनर्जी वाले डायमेंशंस हैं, ml2 t-2, वही डायमेंशन है, जाउल वाली। एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। सन इज द मेजर अर्थ एनर्जी सोर्स। ये लाइन यहाँ पर क्यों लिखी हुई है, क्योंकि मुझे भी इतनी रिडिकुलस लगा ये लाइन टाइप करते हुए कि मैं ये स्लाइड्स में इतना छोटा सा फैक्ट क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये एक्चुअल पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर अर्थ एनर्जी सोर्स, और ऑप्शन में था सन, सी वगैरह वगैरह, और आपने सन लगाना था। सो आपने ये वाला एक थोड़ा सा मेमोरी के लिए आपने याद रखना है। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो ये टॉपिक है, ये बेसिकली रीडिंग वाला टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कौन से रिन्यूएबल हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पर रिपीट हुआ, दैट वाज सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई थी। सो सोलर कांस्टेंट क्या होता है कि कितने किलोवाट्स की एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया सूरज से जमीन तक आ रही है। सो अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हैं तो 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर एनर्जी सूरज की वहां पर पहुंचती है, आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। बाद में जमीन के एटमॉस्फेयर में कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचते पहुंचते वो 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर हो जाती है। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोलर कांस्टेंट एट द अर्थ सरफेस, तो 1 लगाना है वरना 1.4 लगाना है। पिछली साल बच्चों को यही कंफ्यूजन हुई, इन दोनों में वो कंफ्यूज हो गए, मुश्किल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर लिए, ये क्वेश्चन गलत कर बैठे। ठीक है, तो इस टॉपिक को रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को पीटीबी की बात कर रहा हूँ, वहां पर ये टॉपिक अच्छे खासा लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना एक बार। ये वैल्यू एक है, अगर कोई और वैल्यू भी वहां पर हो वो भी आपने पढ़ लेनी है। ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हमने क्या करना है, डिस्क्राइब दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, टू डिनोट द ओरिएंटेशन फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसको इस टॉपिक में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके हैं। राइट नाउ हम सिर्फ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमने mgh से कैलकुलेट की थी उसका इससे क्या रिलेशन है, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, डिफरेंस क्या है, और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ फार्मूलाज, कुछ फैक्ट्स छोटे छोटे पढ़ेंगे। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। सो इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। सो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, सबसे पहली बात, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh वाला फार्मूला है तो व्हाई डू वी नीड इट। ठीक है ना, अगर वो फार्मूला है तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने का क्या वजह है, इस पर थ्योरेटिकल एमसीक्यू आपको आता है। तो वजह यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये फार्मूला सिर्फ तब काम करता है अगर आपने g कांस्टेंट रखा हुआ है। आफ्टर अ सर्टेन हाइट g की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जा रहे हैं, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीकंड हो गई है। तो इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज वीकंड एट अ पॉइंट, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उस पॉइंट पर वीक हो जाएगी, तो वहां पर फिर g की वैल्यू 9.8 नहीं होगी, इससे कुछ कम होगी। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हर पॉइंट पर क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1000 किलोमीटर पर है, वहां पर पहले जी की वैल्यू कैलकुलेट करें। कोई ऑब्जेक्ट 2000 किलोमीटर पर है, उधर ये फार्मूला लगाने के लिए आपको पहले उस पॉइंट की जी पता होनी चाहिए। तो मुश्किल काम हो जाता है, फिजिबिलिटी खत्म हो जाती है इस फार्मूले की। तो कोई ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला चाहिए जो हर हाइट पर काम करे। उसके लिए हमें जरूरी होगा कि हम ये जी की वैल्यू एलिमिनेट ही कर दें। तो ऐसा फार्मूला जिसमें ये जी हो ही ना, क्योंकि जी है ना वेरिएबल, जी हो ही ना तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो वो फार्मूला एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। और इसमें रेफरेंस पॉइंट सरफेस की बजाय हम इन्फिनिटी वाले पॉइंट को लेते हैं। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh पढ़ा, हमने कहा सरफेस रेफरेंस पॉइंट है, वहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है,
उससे मजीद नीचे की तरफ आएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आकर मोस्ट नेगेटिव होगी। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से भी नीचे जाएंगे तो मजीद भी नेगेटिव होती जाएगी, सेंटर ऑफ अर्थ पर जाकर सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। मोस्ट ऑफन हम सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में ही ऑपरेट करते हैं, सरफेस और सेंटर के बीच में आने वाला आपको बहुत ही कम ही कोई प्रॉब्लम होगा जो आएगा, वो भी कौन सा होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि सरफेस से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, बस बट मोस्ट ऑफन आप जब भी ये क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो सरफेस से ऊपर वाला ही कोई पॉइंट आपसे पूछा गया होगा या इन्फिनिटी वाला पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक तो रेफरेंस पॉइंट इसमें डिफरेंट है, और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये एनालोगस है विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वैसे हम आगे भी बोहर्स में भी हमने काफी डिटेल से इसको पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पर हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको कहीं से कोई अट्रैक्शन रिपल्शन का सामना नहीं है। जब वो इन्फिनिटी से इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम आ जाता है, अब वो न्यूक्लियस की गिरफ्त में आ गया है, अट्रैक्शन में आ गया है, तो अब उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। जैसे ही वो निचले ऑर्बिट में आएगा और निचले ऑर्बिट में आएगा और निचले ऑर्बिट में आएगा, न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जा रही है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है कि अर्थ अगर यहाँ पर है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई मास है, ग्रेविटेशनल फील्ड से आजाद, कोई अट्रैक्शन नहीं है उसको, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हमने मान ली, और वो नीचे आया, अट्रैक्शन अट्रैक्शन मजीद अट्रैक्शन मजीद अट्रैक्शन, तो मोर एंड मोर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती गई। उसी से एनालॉगस है ये। ठीक हो गया। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है, उसी तरह से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में जब आप होंगे तो किसी भी मास को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पर ले जाने के लिए आपको ही वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने पीछे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करनी है तो फिर आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, फिर वो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे। ठीक हो गया। ये तो हमने बेसिक प्रिलिमिनरी पॉइंट्स पढ़ लिए। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिस तरह उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था। उसमें हमने क्या कहा था कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हमने इस तरह से पढ़ा था। तो इस तरह से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट का। ठीक है, उस पॉइंट का एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल उस तरह जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता होता था, उसको क्यू से चार्ज से मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास उस पॉइंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती थी। इस तरह से अगर आपको किसी पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है तो आप उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, उस पॉइंट की, उस मास की, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिट मास का जब भी हो तो वहां पर पोटेंशियल होता है। वहां पर भी यूनिट चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वहां पर भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा था। अगर किसी भी मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ले आने तक वर्क हुआ है W, तो ये वर्क उस मास की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी फिर। ठीक है, आपने 1 किलोग्राम का मास इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आए, वो जो वर्क होगा वो उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी। आप 2 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, 15 किलो का, किसी भी वेरिएबल कोई भी मास अब आप ले लें, इसको इन्फिनिटी से वहां तक ले आने पर जो भी वर्क करना पड़ेगा वो उसी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये यूनिट मास वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। वैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आगे दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन में आपने नहीं पढ़ना, दिस इज द फॉर्मूला, U इज इक्वल टू नेगेटिव G कैपिटल मास, मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है जिसका भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं। R, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो हम दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, R की जगह R प्लस H लिख देते हैं, whereas R is the radius of earth, H is the height of that object above the surface of earth। ठीक है, तो अगर ये अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, और मास यहाँ पर रखा हुआ है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से यहाँ पर आगे का फासला दिस इज द हाइट, और ये जो स्मॉल r होगा दिस इज R प्लस हाइट, टोटल होगा इसका। तो ये याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, जब भी अट्रैक्शन होती है तो वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टैब्लिश होती है, ये हम बात पीछे कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज वाई यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है।
और ये नेगेटिव साइन है, तो हम अगर U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव 1/r करें, G कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, अगर हम किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रख दें तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ और इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन ये बनता है। तो एज इफ फील ये होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करके उसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, ये फार्मूला तो कह रहा है कम होनी चाहिए। तो ये फार्मूला नहीं कह रहा कि कम होनी चाहिए, आपको ये नेगेटिव साइन को भी साथ कंसीडर करना पड़ेगा। ये फार्मूला ये कह रहा है कि अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना, नेगेटिव साइन है, तो लेस नेगेटिव होने का मतलब इंक्रीज होना ही है। सो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो है वो इन्फिनिटी पर है, लीस्ट नेगेटिव है, बिल्कुल ही जीरो है, सरफेस पर अच्छी खासी नेगेटिव है, यहाँ से ऊपर जाएंगे लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव, क्लोजर टू जीरो जाते जा रहे हैं आप, यानी कि इंक्रीज होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी और इन्फिनिटी पर जाकर मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी होती है, जीरो ही होती है, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इस किस्म का ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वो तो पॉजिटिव ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होगी क्योंकि पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, जीरो होगी या नेगेटिव होगी, अगर आप अर्थ के अंदर लेकर आएंगे इन्फिनिटी पर जीरो होगी। सो ये ग्राफ इस किस्म का बनेगा आपके पास, ये भी एक हाइपरबोला है, ठीक है, लेकिन ऐसा हाइपरबोला जो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, नेगेटिव है, नीचे है। तो इससे आपको पता चलता है कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ता जाता है और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ बढ़ता जाता है ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, लेस नेगेटिव हो रही है, ये जीरो वाला पॉइंट है तो ये लेस नेगेटिव क्लोजर टू जीरो आते जा रही है, ठीक हो गया। और ये यहाँ पर आकर तकरीबन पैरेलल हो जाएगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तब ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ये इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सरफेस के अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, ठीक है, और सेंटर पर जाएंगे तो कैसी होगी। तो जब आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये हो जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको यूज करके मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा वो यही है कि सरफेस के अंदर जाएंगे तो क्या होगा। जब हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, वहां पर तो चीज आसान थी कि रेफरेंस लेवल सरफेस है तो सरफेस से ऊपर जाओगे, रेफरेंस लेवल से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस से नीचे जाओगे तो रेफरेंस लेवल से नीचे जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, वहां पे तो आसान था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो रेफरेंस लेवल है ही उधर, तो अगर आप टूवर्ड्स द अर्थ आएंगे नेगेटिव होती जाएगी, सरफेस पर भी नेगेटिव है, सरफेस से नीचे जाएंगे तब भी नेगेटिव है, और सेंटर पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, तो वो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है। ये फॉर्मूला अच्छा खासा लंबा है, नेगेटिव gm/2r³ × 3r² - r², इसमें r सरफेस ऑफ अर्थ से सेंटर का फासला रेडियस है, और ये जो r है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, इसमें r भी है और h भी है, दोनों मिला के। अब हम अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर हैं, ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर है, तो उस केस में जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है r, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, बिल्कुल सरफेस के ऊपर है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस इस रेडियस के ही बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर r की जगह कैपिटल R पुट कर दे तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, जरा हम देखते हैं। u विल बी इक्वल टू नेगेटिव gmm/2r³ 3 कैपिटल R² माइनस, यहाँ पर भी कैपिटल R का स्क्वायर लिख देते, 3r² - r² आ जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r², यहाँ पर r³ है, यहाँ पर r² है, तो ये दो कट जाएंगे, बाकी सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2r आ जाएगा, राइट, सॉरी 3r² - r² 2r² आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2r³ है, 2r² है, 2r³ है, डिनोमिनेटर में सिर्फ कैपिटल R बच जाएगा, बाकी सारा कुछ उठ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल R। तो ये है फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या, ये वही फार्मूला नहीं है जो हमने यहाँ पर यूज किया, ये भी फार्मूला बेसिकली उधर से ही डिराइव हुआ है कि जब सरफेस ऑफ अर्थ पर ऑब्जेक्ट हो तो आप इस R की जगह कैपिटल R लिख दें। ओरिजिनल जो, अगर आप हाई लेवल पर आगे अल्लाह ना करे आप उस तरफ आए, आप MD-CAT वाले हैं, आप MBBS की तरफ ही जाएं, आपको इधर ना आना पड़े, तो अगर आप आएंगे उस लेवल पर पढ़ेंगे तो ओरिजिनल फार्मूला ये होता है बेसिकली। अब सेंटर पर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हम इसी फार्मूला से ही डिराइव कर सकते हैं। सेंटर पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर पहुंच गया है। तो अगर हम इस r की जगह जीरो लिख दें, यहाँ पर मैं जीरो लिख दूंगा तो ये पूरा का पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। बाकी क्या बचेगा, नेगेटिव gmm/2r³ मल्टीप्लाइड बाय 3r², तो ये r² से 2r कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, नेगेटिव gmm डिवाइडेड बाय r², ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पर बाकी 3 बचा,
डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, बाकी यहाँ पर सिर्फ आर बचा, 2 भी बाकी बच गया। ठीक है, तो ये बचता है बाकी -3g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। अब अगर आप गौर से देखें तो ये -GMM डिवाइडेड बाय r ये है, राइट। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये क्या है? उसका 3/2 टाइम्स है। ये है पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 3/2, यानी कि उसका क्या होगा? 3/2 क्या होगा? 1.5 होगा। उससे ज्यादा हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्यों होता है, ये ना मुझे पता है ना किसी को पता है, इसकी अच्छी खासी लंबी डिस्कशन है, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। आपको बस ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये लिखना है कि -3GMM/2r लिखना है। ठीक है, ज्यादा बेसिकली ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, सॉरी, ठीक है ना, ज्यादा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो, उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा नेगेटिव है, उस तरह नेगेटिव नहीं है, हो कम ही रही है। बच्चे यहाँ पर अक्सर, ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, गलती ये करते हैं कि वो इस ग्राफ को ना ज़्यादा लिटरली ले लेते हैं। वो कहते हैं ग्राफ अगर आर कम करते करते बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ पर आ जाओ, जहाँ पर आर बिल्कुल 0 को अप्रोच कर जाए, तो ये यू नीचे होते होते नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक काफ़ी अरसे तक ये मिसकन्फ्यूजन रही कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज -GMM/R, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज नेगेटिव इन्फिनिटी। गलत है, ऐसा नहीं करना, उसमें फॉर्मूला ही डिफरेंट है। सो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस, इतनी नेगेटिव है, और एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 3/2 टाइम्स मोर नेगेटिव। ठीक है ना, उसका यानी कि 1.5 टाइम्स मोर नेगेटिव। अगर सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 100 जाउल है किसी ऑब्जेक्ट की, नेगेटिव 100 जाउल्स होगी, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर जाते जाते नेगेटिव 150 जाउल्स हो जाएगी, उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा। ये इस पूरी की पूरी खिचड़ी का मतलब मकसद है। ठीक है ना, लुब्बे लुबाब ये है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो हमने अभी पढ़े हैं, वही सारे के सारे रिवाइज कर रहे हैं हम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर मैक्सिमम होती है, वही मैक्सिमम 0 होता है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर मैक्सिमम है, और कम होती जाएगी और नेगेटिव होती जाएगी, 0 से नीचे आती जाएगी। और ये बात मैं पहले कर चुका हूं कि जब भी आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, ऑलवेज थिंक अबाउट एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। ये उसी के ही एनालॉगस है, जो कॉन्सेप्ट्स वहां पर अप्लाई होते हैं वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं टू कंपेयर देम। अगर इस तरह समझ ना आ रहा हो, वहां से आप समझ सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सरफेस ऑफ अर्थ से आप अवे मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेस नेगेटिव होगी, नीचे आएंगे तो मोर नेगेटिव डिक्रीज, वही बात। और अगर आप बहुत ही फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन्फिनिटी पर पहुंच चुके हैं, आर इन्फिनिटी हो गया है, तो ये 0 हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वही बात जो हम पहले कर चुके हैं। सेंटर ऑफ अर्थ पर ये आर 0 होता है, और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -3/2 टाइम्स हो जाती है GMM/R के, और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आर कैपिटल आर के बराबर होता है, यहाँ पर -GMM/R हो जाती है। ये जो वैल्यू है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करें, उतनी टाइम्स मोर नेगेटिव होती है सेंटर के ऊपर। अब कुछ रिजेंबलिंग टर्म्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको पता है जाउल्स में मेजर की जाती है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जिस तरह से मैंने पीछे बताया, तो इसका यूनिट जाउल पर किलोग्राम होगा। ये एक डिफरेंट चीज है। और अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है 9.8 जाउल्स पर किलोग्राम। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ेंगे तो वो जिस एक्सेलरेशन से गिरेगी वो उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे, जी, जिसको हम स्मॉल जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू जमीन के लिए है 9.8 मीटर पर सेकंड। यूनिट भी इसका डिफरेंट है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज हम कहते थे उसको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी। इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सपोज मैं उसको जी कह देता हूँ, वैसे एक और सिंबल होता है, वो यहाँ पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो काफ़ी फिर मुश्किल हो जाएगा, बट आपको सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो फोर्स ऑन अ यूनिट मास। सो इसका फार्मूला क्या होगा? न्यूटन, इसका जो है यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर किलोग्राम। कितनी फोर्स एक यूनिट मास पर लगती है, इसकी वैल्यू भी जमीन के लिए 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम है। ठीक है, तो देखें वैल्यूज मिलती जुलती हैं लेकिन टर्म्स डिफरेंट हैं, यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो इस हिसाब से होशियार लेना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन करते हैं, इफ बाय सम फिनोमेना अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज,
ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है बच्चों को, आई डोंट नो इसमें क्यों डिस्कशन थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाती है, क्यों परेशान होते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, अर्थ जितनी थी कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने साइज का आधी हो गई। जब साइज की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो रेडियस ओरिजिनल है उसका जो है वो हाफ हो गया। असूलन अगर स्टैंडर्ड लेवल पर इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो वो क्लैरिफाई करते हैं कि साइज से क्या मुराद है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अर्थ अभी जितनी भारी है इसकी आधी हल्की हो जाएगी, मास आप कॉन्ट्रैक्ट कम करना चाह रहे हैं, या आप डेंसिटी उसकी कम करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर बताई जाएंगी, मास कम किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है, या डेंसिटी उसकी कम की जा रही है। डेंसिटी भी मैटर करती है, ठीक है ना, डेंसिटी भी अर्थ की मैटर करती है पोटेंशियल एनर्जी को डिक्टेट करने में, वो एक लंबा टॉपिक है। या आप वॉल्यूम कम करना चाह रहे हैं आधा, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम अगर आधा हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है उसका रेडियस भी आधा हो जाएगा, फॉर्मूला उसका क्यूबिकल है, वो डिफरेंट चीज है। या आप अर्थ का रेडियस आधा करना चाह रहे हैं, तो आपके लेवल के ऊपर हम इसका मतलब यही लेते हैं कि अर्थ का रेडियस आधा किया जा रहा है, ठीक है, नॉट वॉल्यूम, नॉट मास, नॉट डेंसिटी। ये बात अपने पल्ले बांध लें। तो आपके पास फॉर्मूला ये है, सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। अगर अर्थ अपने साइज का आधा रेडियस जितनी हो जाए, पहले जितना डिस्टेंस था अब उसका आधा हो जाए, पहले यहाँ पर r था तो अब r/2 हो जाए, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r/2 लिखेंगे, और ये ऊपर हो क्या आएगा, -2 टाइम्स Gmm/r हो जाएगा, पहले से ट्वाइस एस नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पहले अगर इस सरफेस पर, इस जगह पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट था, उसके पास 200 जाउल, -200 जाउल्स एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, अब उसके पास -400 जाउल्स एनर्जी होगी, ठीक है ना, मोर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। करीब आ गया ना वो सेंटर ऑफ अर्थ के, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उसका कम हो गया। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये डबल हुई है कि हाफ हुई है, ये हाफ हुई है, ठीक है ना। तो आप आंसर लिखेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमें भी विषय का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसका यूनिट जाउल पर किलोग्राम होगा। आखिरी क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन क्यों होता है? बिकॉज अट्रैक्टिव है ग्रेविटेशनल फील्ड, रिपल्सिव नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। सो इस किस्म के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से सबसे मशहूर क्वेश्चन वो यही है जो काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थ्योरेटिकल बाकी उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला यूज़ करने का क्वेश्चन आ सकता है। इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए आपको जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, 6.673 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, दिस इज मास ऑफ अर्थ विच इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम्स, और रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए विच इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह मुझे याद करने में आसानी होती है, आप इसको 6.4 भी लिख सकते हैं, मीटर्स में यूज यही करनी है, एसआई यूनिट वाली। सो ये वैल्यूज कभी कभार दी होती हैं, कभी कभार नहीं दी होती, बट आपको आनी चाहिए, खुद भी आनी चाहिए, ना भी दी हो तो पुट करना है। आपको सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ दे दिया जाएगा, और शायद वो भी ना दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखिए फिर रेडियस पुट करना पड़ेगा, और मास दिया जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस फार्मूले में जी की वैल्यू एलिमिनेट होगी, जो कि वेरिएबल कांस्टेंट था, जबकि वेरिएबल वैल्यू थी, और हमने इसकी जगह कैपिटल जी लेकर आ गए हैं, जिसका कुछ हाइट से ताल्लुक नहीं है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पूरी यूनिवर्स में इसकी वैल्यू यही रहती है। सो हमने वो एरर एलिमिनेट कर दिया इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा के। दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। Anything that has not been discussed in this chapter should not be your focus for revision. Clearly मैं बता रहा हूँ, and anything that is within this lecture and is not your focus of revision, आप घाटे में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मसला हो सकता है, ठीक हो गया। सो अल्लाह आपको कामयाब करें, मेहनत करें, हिम्मत करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा हाफिज़।